हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का न्यू सीरीज। आज हमारा फर्स्ट लेसन है, मीन्स फर्स्ट पार्ट है हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का। सॉल्यूशन देखिए, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, इसके कितने टाइप हैं, ठीक है। दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन मेजरमेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स, जो आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा था बट आप भूल गए होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों ने बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे वहाँ पे, मास परसेंट, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, नॉर्मेलिटी, वो सारे टर्म्स यहाँ हम लोग करेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा होगा सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ। फिर हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। ये सब नए टर्म्स हैं जो आप लोग को अभी देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके एग्जांपल्स, इनका ग्राफ और इनका एक्सप्लेनेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉप एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद देयर एग्जांपल। इसके बाद आएगा हमारा वो टॉपिक जो इस पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी जान है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं और बिल्कुल आते हैं, वो है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स के होंगे और उन ऑल द 4 टाइप्स को हम लोग विथ फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ करेंगे। जो हमारा होगा रिलेटिव lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure। ठीक है, ये चारों को हम लोग विथ ग्राफ विथ फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और लास्ट हम पढ़ेंगे इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मेलिटी आएगी, तो क्या होगा, दैट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर एबनॉर्मल मोलर मास। और इसी टॉपिक के अंडर आपको एक टर्म आएगा, दैट इज बैंड हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो ये पूरी समरी है हमारे इस चैप्टर सॉल्यूशन की एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसको लगभग 5% वेटेज है नीट और जेईई में, और लगभग 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आउट ऑफ 70 मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एंड बिहार बोर्ड बिल्कुल आते ही आते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है। बस आपको मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो बिल्कुल टफ लगता है सभी बच्चों को ये बिल्कुल टफ लगता है, लेकिन यहाँ इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 11th में थोड़ी भी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखी हुई है तो यहाँ आके ये बहुत ईजी होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। और वैसे भी ये मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पर है और यहाँ के बाद पूरे चैप्टर में मोलालिटी टर्म जो है वो बार बार आएगा, इसलिए थोड़ा तो सीरियस होना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और इसी टॉपिक के बाद हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन क्या है? ये तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सभी बच्चे जानते होंगे। अगर आपसे आप क्लास 8 के स्टूडेंट से भी पूछते हैं तो वो भी बताएंगे भाई सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more components are called solution। वेरी सिंपल डेफिनेशन। अब यहाँ एक टर्म है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। तो जब हम लोगों ने मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी 11th में, फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब बहुत चैप्टर की स्टार्टिंग ही होती है ना, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो हमारा सबसे पहला जो डेफिनेशन होता है केमिस्ट्री का वो होता है स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर की क्लासिफिकेशन से ही हमारी टॉपिक स्टार्ट ही होती है। तो वहां पर हम लोग मैटर को जब केमिकल बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो ये प्योर एंड इम्प्योर सबस्टांस में डिवाइड होता है, प्योर सबस्टांस एंड इम्प्योर सबस्टांस। और इम्प्योर सबस्टांस जो होता है वो मिक्सचर होता है, उसका एग्जांपल। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, वही हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ये टर्म होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है ना, मिक्सचर को ही दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। तो यहां हम लोगों ने इस टर्म को समझा था कि जहां कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, यूनिफॉर्मली मिक्सअप कर जाएं और हम ये सेपरेट नहीं कर पाए कंपोनेंट्स को कि दोनों में कौन सा कंपोनेंट कहाँ अवेलेबल है उसमें और कौन कहाँ है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कंपोनेंट मिला रहे हैं दूसरे वाले कंपोनेंट में जिसमें दोनों सेपरेटली पता चल जाए तो दैट इज हेट्रोजीनियस। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर में है, अगर आप अल्कोहल को वाटर में मिक्स करें, शुगर को वाटर में मिक्स करें, सॉल्ट को वाटर में मिक्स करें, तो क्या आप शुगर और वाटर के मिक्सचर से शुगर को अलग और वाटर को अलग कर सकते हैं? नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं, एंड दैट इज अनदर थिंग, वो एक अलग चीज है कि वहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम फिर से शुगर को डालेंगे तो वो तो सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं होगा ना, वो तो सॉल्यूशन से अलग क्रिस्टल फॉर्म में रह जाएगा, वो डिसॉल्व ही नहीं कर रहा है उसमें, तो वो एक अलग चीज होती है, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ हम लोगों को ये जानना है कि होमोजीनियस मिक्सचर ये होता है जिसमें कंपोनेंट सेपरेटली पता नहीं चल पाए, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उनको हम सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो ऐसे ही मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अगर हम हेट्रोजीनियस कोई मिक्सचर लेते हैं तो वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अलावा कॉलॉइड और सस्पेंशन ये दोनों पार्ट भी होते हैं जो मिक्सचर के ही पार्ट होते हैं। उसके बारे में भी हम लोग चैप्टर 5 में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कॉलॉइड, ये टॉपिक ही पढ़ना है हम लोगों को, वहां थोड़ी बहुत सस्पेंशन की भी बात होगी। तो कॉलॉइड और सस्पेंशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर, लेकिन वो जो है दे आर हेट्रोजीनियस, तो दे आर नॉट कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी दोज मिक्सचर विच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो दो कंपोनेंट हमारे हैं वो है क्या। एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सॉल्यूट वो होता है जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूट वो होता है जो डिसॉल्व करता है, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल है। ठीक है, और एक और तरीका है इसको समझने का कि सॉल्वेंट वो होता है दैट डिसाइड द फिजिकल नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी अगर आप शुगर को वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन हमारा बनता है वो कैसा होता है, शुगर की तरह सॉलिड फेज में होता है या फिर वाटर की तरह लिक्विड फेज में होता है? नेचुरली लिक्विड फेज में आता है वो। तो अगर वो लिक्विड फेज में आ रहा है तो इसका मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, वाटर है। अगर ऐसा करें हम कि हम चीनी इतना सारा ले लें, बहुत सारा, और वाटर हम बहुत थोड़ा सा लें, जनरली तो हम जब चीनी और पानी, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में यही आता है भाई शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि शुगर घुलेगा और सॉल्वेंट वाटर जो है घुलाएगा उसको।
लेकिन अगर ऐसी बात आती है कि आप शुगर इतना ले लेते हैं और वाटर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, तो क्या वैसे में आप वाटर को सॉल्वेंट बोल सकते हैं? नहीं। यानी कि सॉल्यूट वो होता है द कंपोनेंट विच determines which is present in small amount in solution। ठीक है, या कह सकते हो द कंपोनेंट विच इज टू बी डिजॉल्व, जिसको डिजॉल्व होना है। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, अगर आप वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्वेंट अल्कोहल को लेंगे तो दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक सॉल्यूशन। ईथर को लेंगे इथेरियल सॉल्यूशन। तो आप जैसा सॉल्वेंट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग उस सॉल्यूशन की नेमिंग कर दी जाती है। यहां आप ये भी बोल सकते हैं द कंपोनेंट in which dissolution takes place is called solvent। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सॉल्वेंट के लिए हम यही बोलेंगे कि सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल नेचर ऑफ सॉल्यूशन। यानी आप बोल सकते हैं कि जो फिजिकल जो नेचर जो होगा सॉल्यूशन का दैट इज सिमिलर टू द फिजिकल नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड नेचर का ही होगा। यानी कि सॉल्वेंट का फिजिकल नेचर ही सॉल्यूशन के फिजिकल नेचर को डिटरमाइन करता है। बोलिए कि मैम ये एक सिंपल सा टॉपिक, इतना लंबा लेक्चर क्यों? ये इसलिए क्योंकि जब इस चैप्टर में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, उसके साथ चलना है। तो जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ना और आपके पास बेंजीन एंड टॉलुइन ये दो कंपोनेंट की मिक्सचर दी गई होगी, तो वहां पे क्या होता है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि बेंजीन सॉल्यूट है या फिर टॉलुइन सॉल्यूट है, किसको सॉल्यूट ले किसको सॉल्वेंट ले। तो वहां पे आपको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं दोनों में से कौन सा ज्यादा अमाउंट में लिया हुआ है। जो ज्यादा अमाउंट में है उसको हम सॉल्वेंट कंसीडर कर लेंगे और जो कम में है उसको सॉल्यूट। तो इस चैप्टर में जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिटरमाइन करने में मे भी थोड़ी कंफ्यूजन हो, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे शुगर और वाटर का हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, अभी हम आपको बताएं कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले रहे हैं। अगर शुगर मेरा कम क्वांटिटी में है और सॉल्वेंट ज्यादा है तब तो शुगर सॉल्यूट है और वाटर जो है वो तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया। लेकिन अगर शुगर ही ज्यादा हम ले लेंगे और वाटर कम लेंगे तो फिर यहाँ अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे शुगर को ही सॉल्वेंट कंसीडर करना होगा और वाटर क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूट। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम करने वाले हैं फिजिकल नेचर के बेसिस पर
solution on the basis of physical nature of components। अब देखिए एक बात और यहां हम लोगों को समझनी है कि हम लोगों ने पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या है, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ इस पूरे चैप्टर में हम लोग दो ही कंपोनेंट वाले सिस्टम की बात करेंगे, यानी यहाँ अगर हम एक सॉल्यूट को ले रहे हैं तो हम एक ही सॉल्वेंट को लेकर के सॉल्यूशन को बनाएंगे और इस तरह के जो सॉल्यूशन होंगे इसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। इसलिए यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सारा बाइनरी सॉल्यूशन होगा। अगर कंपोनेंट 3 हो गए मतलब दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो गया तो द सॉल्यूशन इज कॉल्ड टर्शियरी सॉल्यूशन। अगर ऐसा हुआ कि मेरे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, दो सॉल्यूट और दो सॉल्वेंट, तो दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि हम लोग सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के ही बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट हैं उनके फिजिकल नेचर के बेसिस पर सॉल्यूशन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं एक हमारा सॉल्यूट है और इधर हमारा सॉल्वेंट है। इधर हम एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे कि क्या है सॉल्यूशंस के टाइप। हम यहां लेते हैं गैस और यहां सॉल्वेंट लेते हैं गैस। फिर हम लेते हैं सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट हमारा गैस ही होगा। सॉल्यूट लेते हैं सॉलिड, सॉल्वेंट होता है गैस। फिर हम गैस लिक्विड सॉलिड, फिर हम गैस लिक्विड सॉलिड एज अ सॉल्यूट लेते हैं। और अब यहां पे जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। और अब यहां पे हम सॉल्वेंट लेंगे सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ठीक है। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ ही अगर चलेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी, आपको सब कुछ समझ में आएगा सॉल्यूशन के टाइप। जैसे गैस इन गैस, मतलब दो गैसेस का मिक्सचर जो होमोजीनियस हो और उनको हम अलग अलग सेपरेटली नहीं समझ पाए। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है हमारा एयर। एयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, तो आप बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन का एक टाइप हुआ इन विच बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन गैसियस फेज, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड केस, जब सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। तो आप इमेजिन कीजिए गैस यानी कि एयर, अब उस एयर में लिक्विड यानी कि मॉइस्चर, तो मॉइस्चर इन एयर अगर है या क्लोरोफॉर्म इज अ लिक्विड विथ फॉर्मूला CHCl3 इन नाइट्रोजन गैस अगर है, तो ये क्लोरोफॉर्म लिक्विड है और ये लिक्विड नाइट्रोजन गैस में अगर डिसॉल्व कर रहा है, तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम करते हैं सॉलिड इन गैस। सॉलिड पार्टिकल जो डिस्पर्स्ड है, जो मिक्स है होमोजीनियसली इन गैस, वो आपको क्या हो सकता है, तो वो आप ले सकते हैं स्मोक या डस्ट पार्टिकल, इन एयर, ये भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर इन नाइट्रोजन। इस एग्जांपल में थोड़ा सा डाउट होता है इसलिए क्योंकि जो स्मोक और डस्ट इन एयर है इसमें स्मोक सेपरेटली पता चल जाता है, तो इसको हम कॉलॉइड के एग्जांपल में भी रख सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रॉपर एग्जांपल नहीं ले सकते हम इसको। हम लोग कैम्फर इन नाइट्रोजन को ही ज्यादा अच्छा से लेके चलेंगे कि ये हमारा जो प्रॉपर एग्जांपल है कि कैम्फर जब नाइट्रोजन गैस में मिक्स होता है तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है।
बहुत सारे बुक्स में या बहुत जगहों पर ये भी है एग्जांपल, बट ये जनरली कोलवाइड में ही रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है गैस इन लिक्विड। गैस जो कि लिक्विड में डिसॉल्व है, ये आप 11th में भी पढ़े थे, हेनरीज लॉ। वहां पे क्या था, CO2 गैस डिसॉल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। इसके अलावा O2 डिसॉल्व इन वाटर, तो O2 इन वाटर आप ये भी इसमें लिख सकते हैं, या CO2 इन वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। अब आते हैं हम लिक्विड 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 लिक्विड, यानी कि क्या हो गया, दोनों लिक्विड हो, तो ये बहुत ही आसान सा बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अल्कोहल इन वाटर। बियर विस्की को पानी में मिलाओ, बन गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड जो कि लिक्विड में आ रहा हो, तो सॉलिड जो कि लिक्विड में आ रहा हो, इसका एग्जांपल आप क्या बता सकते हैं। ये तो नॉर्मल जो सॉल्यूशन की बात होती है वही ये होता है, यानी शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, चीनी को पानी में मिलाओ या नमक को पानी में मिलाओ। अब आते हैं ये वाले, क्योंकि जनरली जब सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आता है ना, तो सॉल्वेंट एज अ सॉलिड दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि लगता है कि लिक्विड में ही ज्यादातर हम लोग इसी को सॉल्यूशन के एग्जांपल्स में लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओ, तो सबसे पहले दिमाग में आता है शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, यानी वाटर ही, मतलब लिक्विड फेज ही हम लोगों को लगता है कि सॉल्वेंट होता है हमेशा। बट यही चीज हम लोगों को अब इस चैप्टर में क्लियर होना है कि ऑलवेज लिक्विड ही सॉल्वेंट नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में गैस भी सॉल्वेंट होते हैं और कई केसेस में सॉलिड भी सॉल्वेंट होते हैं। तो ये एग्जांपल बहुत नॉर्मल रेगुलर लाइफ का नहीं है, इसलिए इसको देखें। ये हो गया जैसे H2 इन पैलेडियम, देखिएगा ये भी जनरली एक एडजॉर्प्शन का ये प्रोसेस है, एडजॉर्ब कर जाता है। एडजॉर्प्शन आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, दो टर्म होती है, एक होता है एब्जॉर्प्शन जो हम लोग जानते हैं अवशोषण, यानी कि जो अवशोषित हो जाए उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, और एक टर्म आता है हमारा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, देखिए बस एक स्पेलिंग, एक सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, या एब है या एड है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है ना कि पूरा अंदर तक कंपोनेंट जो है ना चला जाता है दूसरे कंपोनेंट में, मतलब पूरे बल्क तक वो पूरा यूनिफॉर्मली चला जाता है, ठीक है। लेकिन एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सिर्फ सरफेस पे आता है। तो ये हाइड्रोजन जो पैलेडियम के है ना, सिर्फ सरफेस पे आके सॉल्यूशन फॉर्म कर पाता है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये जनरली आप कैटलिस्ट की तरह आप पैलेडियम को लेंगे और हाइड्रोजन उसके ऊपर एडजॉर्ब होगा, फिर कोई दूसरा रिएक्टेंट को डाला जाएगा, रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा, तो वहां पे इसका जनरली यूज होता है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड जो कि सॉलिड के में डिसॉल्व हो रहा हो, तो ऐसा एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे सोडियम इन मरकरी, जिसको हम लोग अमालगम, सोडियम अमालगम बोलते हैं, यानी मरकरी के साथ जो भी सॉल्यूशन फॉर्म करता है ना, उसको उसका हम लोग अमालगम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉलिड सॉलिड, दोनों ही सॉलिड हो, तो ये तो सिंपल सी बात है, आप जो भी एलॉय लेंगे वो सब इसके अंदर ही आएगा, जैसे कॉपर इन गोल्ड, ठीक है, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब आप इसके अंदर ले सकते हैं, है ना। ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉलिड कंपोनेंट्स का एग्जांपल है। तो इस तरह से ये हमारा हुआ सॉल्यूशन का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल नेचर ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन का टाइप करेंगे, जो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट और द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, है ना। तो हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ solute
इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट ज्यादा हो और सॉल्यूट कम हो जाए तो हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूट इज प्रेजेंट in less amount than solvent। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मेरा हम लोग का होता है व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट देन सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारा है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये टर्म भी आप लोग जानते थे, आपको पता था। आज तो वो सारी बातें आप लोगों के साथ आ रही है जो आप मोस्टली जानते हैं, आपकी सुनी सुनी सी बातें हैं, लेकिन फिर इसके बाद जो टॉपिक्स आएगा वो आपको न्यू होगा, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर हम सॉल्यूट कम अमाउंट में ले या फिर ज्यादा अमाउंट में ले, सॉल्यूट तो हमको चाहिए, साथ में सॉल्वेंट भी चाहिए। विदाउट एटलीस्ट 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन तो फॉर्म करने वाला नहीं, कम से कम 2 कंपोनेंट तो चाहिए, जिसमें एक सॉल्यूट होगा जो कम अमाउंट में होगा, एक सॉल्वेंट होगा जो ज्यादा अमाउंट में होगा, या फिर दोनों इक्वल अमाउंट में ही होंगे। ठीक है, तो चाहे सॉल्यूट कम हो या फिर वो ज्यादा हो, अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि वो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूट कम होगा तो या तो हम उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे या फिर बोलेंगे लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है। तो कंसंट्रेशन तो आएगा ना सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो शो करेगा ही करेगा। तो होता क्या है कि जब हम आटा खरीदने जाते हैं तो हम उसको मेजर तो करते हैं ना किसी यूनिट से। ये तो नहीं बोलते हैं कि हाँ 2 लीटर हम आटा खरीद के ले आए हैं, 2 केजी आटा खरीद के लाए हैं, यही बोलेंगे। अगर हम दूध लेने जा रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे ना कि हाँ 2 केजी हम दूध लेकर के आए, हम लोग बोलेंगे कि हम 2 लीटर दूध लेकर के आए। तो एक यूनिट हम लोग देते हैं ना टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, यानी उनको मेजर करने के लिए हम लोग कोई ना कोई यूनिट का यूज करते हैं। वैसे ही सॉल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन है, कितनी कंसंट्रेशन है, वो हाईली कंसंट्रेटेड है, लेस कंसंट्रेटेड है, ये समझने के लिए हम लोगों को उसको एक्सप्रेस करना होगा किसी न किसी मेथड से। तो उसके कई मेथड्स है। आप बोलिएगा मैम तो इतना मेथड्स का क्या जरूरत था, एक मेथड करते हैं बात खत्म थी। एक मेथड से हर टॉपिक को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो जो मेथड जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मोर कन्वीनियंट हुआ, वहां पर हम लोग उसी एक्सप्रेशंस को लेते हैं। तो आखिर कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो हम लोग अभी वही देखने वाले हैं, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन हो या फिर मोर कंसंट्रेशन हो। लेस कंसंट्रेशन मतलब डाइल्यूट, मोर कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो लेस हो या मोर हो, कंसंट्रेशन तो एक्सप्रेस होगा। और ये आप लोग 11th में पढ़े थे, एक बार फिर से हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मास परसेंट से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मास परसेंट 2 तरह का होगा, या तो W/W या फिर W/V। अब क्या है ये W/W या W/V, ये हम लोग समझेंगे। दूसरा मेथड होगा वॉल्यूम परसेंट का, V/V। थर्ड होगा मोलालिटी, इस चैप्टर में इस टॉपिक का बहुत यूज होगा। नेक्स्ट होगा मोल फ्रैक्शन, इसका भी यूज होगा हेनरीज लॉ में। नेक्स्ट हमारा होगा मोलारिटी, इसकी यूज थोड़ी कम है, बट इसी टॉपिक के अंडर यानी टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंडर जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें ये इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत रहता है, तो इसको कर लेना है। या तो मोलारिटी या फिर हम लोग फॉर्मेलिटी टर्म भी यहाँ पे ही समझ लेंगे। अब हालांकि फॉर्मेलिटी टर्म का यूज नहीं करते हम लोग, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा समझ लेंगे।
नेक्स्ट टर्म है नॉर्मेलिटी, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन, या पार्ट्स पर बिलियन, ppb, ठीक है ना। तो इतने सारे मेथड्स हैं जिसमें आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो है मास परसेंट, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी। मोस्टली आपको ये चार ही इम्पॉर्टेंट हैं, बट मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के रिलेशनशिप से हम नॉर्मेलिटी को भी आराम से समझ लेंगे, और पीपीएम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी या फिर अदर बुक्स में मिल जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत इसको भी देख लेंगे। क्या प्रॉब्लम है, जब इतना कुछ पढ़ना है तो भाई एक दो और थोड़ा और ये हम लोग कर लेते हैं। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ये पूरे की एक्सप्लेनेशन होगी, पूरा जो मेजरमेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का, जो हमारा कल जाएगा ये वीडियो इस पर, वो ये पूरे पर बेस्ट फॉर्मूला और इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जो होगी वो हमारी कल के वीडियो में होगी। आज अभी हम लोग थोड़ा सा और फिर देखते हैं ये मास परसेंट, यानी ये जो W/W, ये क्या मतलब है, ये क्या है W/W। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि या तो स्ट्रेट क्वेश्चन होती है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में देगा इतना ग्राम सॉल्यूट को इतने ग्राम सॉल्वेंट में डाला गया तो व्हाट इज द मोलालिटी, इतने ग्राम सॉल्यूट को इतने लीटर सॉल्यूशन में डाला गया व्हाट इज द मोलारिटी, बहुत सिंपली आएगा। लेकिन कई न्यूमेरिकल्स आपको वहां ऐसे दिखेंगे ना कि 10%, आप उसको x% मान लो या फिर एनीथिंग, हम 10% मान रहे हैं, और सॉल्यूशन इज 10% बाई मास, या ऐसे W/W दिया रहेगा, या तो फिर लैंग्वेज में लिखा रहेगा बाई मास। तो ये W/W मतलब क्या है, तो W एक्सप्रेसेस द मास, ठीक है ना। ये इधर वाला जो ऑब्लिक के पहले वाला है ये सॉल्यूट के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेगा, और ये जो बाद वाला है ना वो सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करेगा। यानी कह रहा है कि 10% W/W मीन्स 10 ग्राम solute is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर यही होता 10% W/V, तो देखिए ये जो V है दैट एक्सप्रेसेस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के को एक्सप्रेस करने के लिए दिया गया। तो ये W किसके लिए, फॉर सॉल्यूट, और ये V किसके लिए, फॉर सॉल्यूशन। तो इस परसेंटेज गिवन से हम लोग ऑलरेडी इस चीज को ऑब्जर्व कर लेंगे कि यहां 10 ग्राम सॉल्यूट गिवन है, लेकिन 100 ग्राम सॉल्यूशन में नहीं, 100 ml। आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर ऐसा यूनिट का यूज नहीं करके हम लोग सीजीएस यूनिट यानी ग्राम किलोग्राम नहीं करके ग्राम लीटर नहीं करके मिलीलीटर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन जो हम लेंगे वो स्मॉल अमाउंट में लेंगे, इसलिए मेजरमेंट भी हम लोग स्मॉल यूनिट से ही कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यही एक्सप्रेशन आपको 10% V/V दिया हुआ होगा, ठीक है ना, यानी आपको सॉल्यूट को भी वॉल्यूम में ही एक्सप्रेस करना है और सॉल्यूशन को भी वॉल्यूम में ही एक्सप्रेस करना है, यानी कि 10 ml solute is present in 100 ml solution। यानी कि जो फर्स्ट डाटा है इस डाटा में आपको सॉल्यूट की मास दी हुई है और सॉल्वेंट की भी मास ही दी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल हमको करना हो और वहां पर सॉल्यूशन की वॉल्यूम की जरूरत पड़े, तो मास तो दिया हुआ है, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन की, तो वैसे न्यूमेरिकल में निश्चित रूप से कंसंट्रेशन डेंसिटी जो है वो दी हुई होगी। बात समझ में आ रही है। अगर हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इन सारे टर्म को एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे तो आप समझेंगे कि कहाँ हमको मास की जरूरत है, कहाँ हमको वॉल्यूम की जरूरत है। तो ये सब कुछ तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये पूरे को डिटेल में। यहाँ आपको ये समझना है कि ये डाटा दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है। तो अगर हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं और वहां हमको सॉल्यूशन की मास नहीं चाहिए, सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, तो वहां पे सॉल्यूशन की डेंसिटी जरूर दी हुई होगी, ठीक है।
और डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो क्या करेंगे हम लोग, मास मेरे को पता है 100 ग्राम है, ठीक है, डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, और हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे परसेंटेज अगर दिए हुए होंगे 10% W बाई V अगर दिया हुआ होगा, और हमको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा वहां पे हमको सॉल्यूशन की वॉल्यूम नहीं, सॉल्यूशन का मास चाहिए होगा, और उसके हेल्प से फिर सॉल्वेंट का मास चाहिए होगा। तो फिर इस क्वेश्चन में भी डेंसिटी दी हुई होगी, ठीक है। डेंसिटी आपको दिया हुआ होगा, वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में है, इस परसेंटेज डाटा से पता चला हमको, तो मास हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो ये डाटा पहले आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल टफ इसलिए हो जाता है ना, बहुत से बच्चे हैं ना वो पढ़ते हैं बोलते हैं मैम थ्योरी तो बहुत अच्छी लगती है, थ्योरी समझ में आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसका क्वेश्चन भी बन जाता है, लेकिन जैसे आज मैंने क्विज कराया, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि टॉपिक जो थी वो पूरी की पूरी थ्योरेटिकल थी, तो बच्चे उसको याद कर लेते हैं, वो बन जाता है। लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आती है ना, तो केमिस्ट्री में तो बहुत लिमिटेड चैप्टर है भाई, इतना कम चैप्टर पढ़ना है न्यूमेरिकल का, लेकिन वो हर चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत देता है। बच्चे बोलते हैं मैम थ्योरी हो जाती है, न्यूमेरिकल नहीं होता है। न्यूमेरिकल इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि आप एक तो आपको सारे फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद नहीं होते हैं, दूसरी में क्या होती है ना कि आप डाटा को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमको लाना क्या है। ये अगर आप जान गए ना तो बहुत टफ नहीं होता है इसके न्यूमेरिकल्स को करना। तो सबसे पहले ना आपको ये समझना है कि जो डाटा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या हम बता रहा है, वो क्या दे रहा है, वो किस वैल्यूज को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी आप न्यूमेरिकल कीजिए ना, तो आप सबसे पहली चीज की आप गिवन डाटा को पहले निकाल लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। उसको निकालने के बाद आप क्या करेंगे ना कि क्या आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आपको एम है, क्या आपको निकालना है, उसको आप लिख लीजिए। ऐसा करने के बाद ना आपको ये पता चलेगा कि दिया क्या है, लाना क्या है, वो सारे डाटा से आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाएगा। वो अच्छा डेंसिटी निकालनी है, एज लेंथ दिया है, मास दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है, एवोगैड्रो नंबर दिया है, यानी कि Z निकालना होगा, यानी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने होंगे। तो ऐसा जब आप करना सीख लेंगे ना, तो न्यूमेरिकल बनाना भी आपके लिए इजियर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर नीट में या फिर जेईई के मेंस में आपको बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं होता। हाँ, एडवांस की क्वेश्चंस जो होती है वो थोड़ी टफ होती है, वहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन इन ये जो लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन है ना, इसमें जो क्वेश्चंस होती है उसमें थोड़ा यूनिट का इधर उधर होता है, थोड़ा सा जो कैलकुलेटेड डाटा होता है वो थोड़ा इधर उधर करके दिया हुआ होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा सोचने वाला, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला क्वेश्चन नहीं होता है। आपको बस फॉर्मूला सब अच्छा से ध्यान में होना चाहिए, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। तो जब आप इसका अपना सेल्फ नोट बनाइए ना, तो इन चीजों को आप साइड में कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इसके पहले की जो भी बातें हुई थी वो बहुत ज्यादा ना तो इम्पोर्टेंट है, या ना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे, आपको ध्यान में रहेगा। वो सब जो एग्जाम्पल्स हम लोग किए वो नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है। तो ये टॉपिक्स जो नए लग रहे हैं, जो लग रहा है कि क्या है, थोड़ा सा अटपटा सा दिख रहा है, लग रहा है, उसको आप अपने सेल्फ नोट में लिखिए, और जब आप रिविजन कीजिए तो फिर आप इन टॉपिक्स को जरूर देखिए। इस तरह से करने से ये बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जो कल बनेगा, वो होगा हमारा मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी और पीपीएम से रिलेटेड, यानी एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी पूरी की पूरी वीडियो जो है आपको कल के क्लास में जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो सॉल्युबिलिटी का होगा, हेनरीज लॉ का होगा, उसके एप्लीकेशंस, उसकी लिमिटेशंस, है ना, ये सारी चीजें करेंगे। और तब हम लोग वेपर प्रेशर एंड राउट्स लॉ एंड सो ऑन हम लोग फिर आगे बढ़ते रहेंगे, वो आपको स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए। ओके, बाय।